हाय फ्रेंड्स, सो आज से हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है और वो जो मैंने आपको 3-4 टेबल देते आई होप आपने घर पे पूरा कंप्लीट किया है। चलो तो अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और इन एमसीक्यू का स्पेशलिटी क्या है, मैंने जो आपको एमसीक्यू दिए ये कॉन्सेप्ट वाइज दिए है, ऐसे मिक्स करके एमसीक्यू नहीं दिए है। सो ये प्रोविजंस, ये जो एमसीक्यू है इट्स ओनली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो ऐसे पार्ट पार्ट करके एमसीक्यू दिए ताकि आपको ईजी लगे। चलो पहला क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्री इनकम यूनियन लिस्ट कंटेन एंट्री नंबर, मतलब अपना जो इनकम टैक्स है वो कौन से एंट्री के तहत लाया गया, बोलो कौन सा एंट्री, एंट्री नंबर 82, करेक्ट ना। सो इनकम टैक्स जो लाया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में एंट्री नंबर 82 पे लिखा है कि आप इनकम टैक्स ले सकते हैं, बराबर है ना। दूसरा, इनकम टैक्स एक्सटेंड टू, बोलो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। याद करो अपन ने इंडिया का डेफिनेशन पढ़ा था, इंडिया इंक्लूड जम्मू कश्मीर। तो बोलो कौन सा आंसर है, बोलो ना, ए है ना, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट या इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। तीसरा, फाइनेंस विल बिकम फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय, बोलो अपन ने पढ़ा था कि फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, बिल कहाँ पे रखा जाता है, लोकसभा, याद है ना। बोलो क्या आंसर है फिर, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड गिवन एसेंट बाय प्रेसिडेंट, बराबर है। तो दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए, जिस दिन प्रेसिडेंट का साइन हो जाएगा वो जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ, द सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन, बोलो किसके लिए बाइंडिंग है, अपन ने पढ़ा था वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए बाइंडिंग है, अपने लिए वो दे एक्ट एज अ गाइडेंस फॉर अस, फॉर होम इट इज बाइंडिंग, इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए क्या है, बाइंडिंग है। आगे, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स, बोलो विथ इफेक्ट फ्रॉम, बोलिए। हाँ, एक्ट बना 1961 में, लेकिन वो इफेक्टिव कब से हुआ, अगले साल की 1 तारीख से। तो बोलो क्या डेट लिखो, चेक करो एक बार, 61 या 62 जरा देखो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना है, तो ये हाँ एक्ट बना 1961 में, कब से इफेक्टिव हुआ, 90, बराबर आंसर। हाँ, सो इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 1962 से। आगे क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग डैश इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, हमने पढ़ा था, बोलो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया बट किसी भी स्टेट में हिम्मत नहीं है टू लेवी टैक्स ऑन एग्री इनकम। नेक्स्ट, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन, बोलो इसके लिए क्या आंसर है, बोलो एबीसीडी में से चेक करो, डी है ना। हाँ, सीबीडी तो इशू करता है सर्कुलर, तो किसके लिए बाइंडिंग है वो, इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए सर्कुलर्स क्या है, बाइंडिंग होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट इज बाइंडिंग ऑन, बोलो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन किसके ऊपर बाइंडिंग रहता है, सबके ऊपर, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया है, तो उनके डिसीजन सबके लिए बाइंडिंग है। तो बोलो क्या आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्या आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। आगे नेक्स्ट, हाई कोर्ट डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन, बोलो। अच्छा, हाई कोर्ट डिसीजन खाली एक चीज़ पे बाइंडिंग नहीं रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, बाकी सब पे बाइंडिंग रहेंगे। तो बोलो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है क्या, क्योंकि अगर आपको याद है तो हमने अपील अथॉरिटी पढ़ा था कि अगर आप एग्रीड पार्टी बनते हो तो पहले हमको किसके पास जाना है, कमिश्नर अपील, उसके बाद ट्राइब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट, एंड हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट डिसीजन उनके सबऑर्डिनेट जो है उन सब के लिए मैंडेटरी है, सबके लिए बाइंडिंग है। किन के लिए बाइंडिंग नहीं है, खाली सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है। तो बोलो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दिया है क्या, नहीं, तो आंसर क्या होगा फिर, नन ऑफ द अबव होगा, करेक्ट, क्योंकि बाकी तीनों के लिए बाइंडिंग है ना, मतलब नन ऑफ द अबव। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, किन के लिए बाइंडिंग नहीं है, एक के लिए बाइंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो इसमें दिया नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव। आगे, इनकम टैक्स इज ए वेरी आसान क्वेश्चन, बोलो इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। आगे,
हु अमंग द फॉलोइंग इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ इनकम टैक्स? बोलो, इंडिया में इनकम टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? CBDT, याद है ना, अपन ने पढ़ा था। एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, याद है ना। चलो, तो यहाँ तक बराबर है सब 11 क्वेश्चंस, कोई अड़चन नहीं। ओके, आगे। अभी पूरा डिस्कशन पर्सन के ऊपर है। देखो, X and Y आर लीगल heirs ऑफ Z. Z died in 2019 and X and Y carries business without entering into partnership firm. What will be the status? याद करो, अपन ने पढ़ा था कि दो लोग एक साथ आ रहे विदाउट एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप फर्म। अपन ने पढ़ा था AOP BOI, याद है ना कुछ? तो बोलो ये क्या है? दोनों इंडिविजुअल है, दोनों इंडिविजुअल है तो उसको क्या बोलते हैं? BOI बोलते हैं या AOP? BOI, करेक्ट। तो बोलो राइट आंसर क्या है फिर? D is the right answer. Next, Mr. X is a partner of Mrs. XYZ is accessible as. हाँ, मतलब क्या? देखो, क्वेश्चन समझ लो आप पहले। XYZ पार्टनरशिप फर्म है और उसमें आप पार्टनर हो। XYZ पार्टनरशिप फर्म है, उसमें आप पार्टनर हो। आपका असेसमेंट कैसे होगा, ये क्वेश्चन बोला गया है। तो दो रिटर्न फाइल होंगे, एक फर्म का फाइल होगा और एक आपका इंडिविजुअल रिटर्न भी फाइल होगा। तो बोलो, आपका असेसमेंट एज अ फर्म किया जाएगा या इंडिविजुअली किया जाएगा? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सोच के आंसर दो। इंडिविजुअल। एंड जब फर्म की बात आएगी तो एज अ फर्म एसेस किया जाएगा। तो अभी क्वेश्चन फर्म के हिसाब से या आपके हिसाब से? आपके हिसाब से। तो बताइए सही आंसर क्या है, ए या बी है? बी है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की बात हो रही है। तो पार्टनर्स को तो अलग अलग रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। तो आपका असेसमेंट एज ए इंडिविजुअल होगा एंड जो फर्म का असेसमेंट है वो एज अ फर्म होगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन स्टेटस ऑफ X and Y हु आर लीगल हेयर्स ऑफ Z. बोलो क्या है? लीगल हेयर्स क्या बोलेंगे इसको? BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इट्स अ एसोसिएशन विदाउट रजिस्ट्रेशन। मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा है। नेक्स्ट, AOP शुड कंसिस्ट ऑफ, बोलो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन मीन्स एनी 2 out of 7। बोलो, उसमें इंडिविजुअल रहेंगे क्या या पर्सन अदर देन इंडिविजुअल रहेंगे या दोनों भी हो सकते हैं? बोलो, दोनों भी हो सकते हैं। तो आंसर क्या है? बोथ ऑफ द अबव। क्योंकि AOP का मैंने क्लास में एग्जाम्पल दिया था, विपुल शाह एंड अनिल अंबानी ग्रुप। एक इंडिविजुअल और एक कंपनी एक साथ आके काम कर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल भी है, मतलब AOP में साथ में से कोई भी दो एक साथ आ सकते हैं। 1 नेचुरल 1 आर्टिफिशियल, कोई भी हो सकता है। बट 2 नेचुरल आएंगे तो उसको AOP नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? BOI बोलेंगे। क्या बोलेंगे? BOI। तो बोलो AOP में कौन कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। तो A वाले भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, बट इंडिविजुअल कब होगा? जी अभी आप कंफ्यूज मत होना, मेरे को पता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। BOI इज व्हाट? विदाउट एग्रीमेंट। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है? इट्स एसोसिएशन विदाउट एनी एग्रीमेंट। अभी वो AOP का मतलब कैसे है? जॉइंट वेंचर। अपन कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक साथ आते हैं तो वो कहाँ पे आएगा? AOP में आएगा। कहाँ पे आएगा? हाँ, तो AOP में भी इंडिविजुअल आ सकता है प्लस बाकी लोग भी आ सकते हैं, लेकिन BOI में ओनली इंडिविजुअल आ सकता है। मतलब इंडिविजुअल दोनों तरफ आ सकते हैं, खाली वो AOP है या BOI है, इट डिपेंड्स। ऑपरेशन ऑफ लॉ है तो उसको हम बोलते हैं BOI। एंड आप किसी एक्टिविटी के लिए आ रहे हैं पर्पसफुली एक साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? AOP बोलेंगे। आपको कंफ्यूजन क्लियर है क्या? कंफर्म? नेक्स्ट, अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन। बोलो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शुड कंसिस्ट ऑफ, बोलो, इंडिविजुअल शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली इंडिविजुअल्स। आगे, एज पर सेक्शन 231 फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। पर्सन के डेफिनेशन में किसको इंक्लूड नहीं किया है? माइनर को। ओके, इसके ऊपर मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, अभी इतना ही बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि माइनर टैक्स नहीं देगा। मैंने आपको पढ़ा था पहले चैप्टर में, माइनर को जो इनकम मिलता है वो उसके पेरेंट्स के हाथ में क्या है? टैक्सेबल है। वो कैसे टैक्सेबल है, क्या है, उसके लिए एक चैप्टर है क्लबिंग ऑफ इनकम, ये हम बाद में पढ़ेंगे। चैप्टर आई थिंक 9 है, ठीक है। चलो, तो ये भी ओके है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, सब बराबर है, सब समझ में आ गया? ओके, आगे ना, आगे का डिस्कशन SEC के ऊपर है। देखो, एवरी एसेसी इज अ पर्सन। आगे देखो, एवरी एसेसी इज अ, नाउ हु इज एसेसी? याद करो डेफिनेशन का पहला लाइन, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। और ये मैंने क्लास में आपको क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद है तो, कि आप लोग पर्सन हो बट आप एसेसी नहीं हो। क्यों? ना तो आप टैक्स दे रहे हो, ना आपको कोई रिफंड है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो एसेसी है वो पर्सन है। तो बोलो क्या है? एवरी एसेसी इज पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन एसेसी। बोलो, बी है।
क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आप खाली पढ़ रहे हो, आपको कोई इनकम है क्या? नहीं। तो आपके अगेंस्ट इनकम टैक्स का कुछ भी प्रोसीजर हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता आपका। तो आप पर्सन हो बट एसएससी नहीं हो। लेकिन अगर आप एसएससी बन गए तो मतलब आप पर्सन हो ही, क्योंकि असेसमेंट ही किसका होता है? जो पर्सन है उसका ही होता है। आगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, एसएससी मीन्स, बोलो क्या है? चेक करके बताओ। ये एसएससी का डेफिनेशन है जो अपन ने पढ़ा था क्लास में, मेरे नोट्स में है। हाँ बोलो। करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स, बोलो। रजिस्ट्रेशन, हाँ अभी पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि कुछ स्टेट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कुछ स्टेट में ऑप्शनल है ना? आपने पढ़ा है पार्टनरशिप एक्ट। इनकम टैक्स में पर्सन में सभी लोग आते हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर है तो पार्टनरशिप फॉर्म में आएंगे, एंड रजिस्टर नहीं है तो AOPBY में आएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब पर्सन में तो सबको गवर्नमेंट ने कवर किया ही है ताकि कोई टैक्स इवेजन ना कर पाए। आप लॉजिक समझो। तो ये पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से नहीं सोचना है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सोचो। इनकम टैक्स में सब लोगों को कवर किया है। तो बोलो क्या मानूंगा मैं? पर्सन में कौन इंक्लूड है? ए भी इंक्लूड है क्या? यस। बी भी इंक्लूड है क्या? यस। हाँ, ए को हम क्या बोलेंगे? फर्म। बी को क्या बोलेंगे? या तो AOP या तो BOI। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बोलो अभी सही आंसर क्या है फिर? सी इज द राइट आंसर। एक्सेलेंट। एसएससी ऑलवेज अ पर्सन, बट पर्सन मे और मे नॉट बी एसएससी। बोलो ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना? हाँ, अभी पढ़ा तो वही है। अ पर्सन मे नॉट हैव एसेसेबल इनकम बट स्टिल ही मे बी एसएससी। यस, आपका इनकम मैंने याद करो, वो एसएससी में एग्जाम्पल लेता, कार ड्राइवर का एग्जाम्पल। उसका इनकम 2.5 लाख के अंदर है, फिर भी उसको इनकम टैक्स का नोटिस आया था, तू आके जा। याद है मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको। सो जो लोग पैसा कमा रहे वो टैक्स दिया ना दे, उनका असेसमेंट हो सकता है। देखो वही दिया है। अ पर्सन मे नॉट हैव एसेसेबल इनकम, मतलब उसका इनकम कम है बट उसको एसएससी बोला जाएगा क्या? यस, बिकॉज एवरी पर्सन इज, है ना? क्या लिखा है? ये बोलो ट्रू है फॉल्स है, पहले समझ के लो। ट्रू है? कंफर्म? कैसे बताऊं? क्या समझा तुमको? हाँ, कुछ तो कमा रहा है वो, तो बोले वो टैक्स नहीं दे रहा है। हाँ, समझा क्या नहीं तुमको? क्या नहीं समझा? जैसे अपन ऊपर पढ़ा था, देखो ये 18 नंबर का पॉइंट क्या था? 18 नंबर का कि एवरी एसएससी जो है पर्सन है, बट एवरी पर्सन डिड नॉट बी एसएससी। ओके, तो कोई पर्सन उसका एसेसेबल इनकम नहीं है, तो बोलो क्या आंसर है? 22 का देखो क्या आंसर है? ट्रू या फॉल्स है? क्या लगता है आपको? करेक्ट, ट्रू है। उसका इतना इनकम नहीं रहेगा 2.5 लाख के ऊपर, फिर भी उसको गवर्नमेंट कॉल कर सकते कि नहीं? मैंने देखो कार का एग्जाम्पल दिया था, आप जरा एसएससी का डेफिनेशन पढ़ लेना, जिनको ये डाउट लग रहा है। उसमें ही अपन ने डिस्कस किया है कि उसका इनकम टैक्स लिमिट से कम है, फिर भी उसको इनकम टैक्स का नोटिस आता है, तो वो है पर्दा। आगे अभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर पे। चलो, फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेट अप ऑन 31 मार्च 2020 वुड स्टार्ट फ्रॉम। नॉर्मली प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, बट हमने क्लास में पढ़ा था कि अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो प्रीवियस ईयर उसी दिन से स्टार्ट होगा एंड खत्म होगा 31 मार्च को। तो बताओ, अभी आपने स्टार्ट भी 31 मार्च को किया है, तो खत्म भी कौन से दिन होगा? 31 मार्च। तो इस बंदे के लिए पहला प्रीवियस ईयर बोलो स्टार्ट कब होगा? कौन से डेट को होगा? 31 मार्च को ही स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ही क्या होगा? खत्म होगा। बोलो कौन सा आंसर करेक्ट है फिर? ए क्या? बी, परफेक्ट। समझ में आया सबको? नेक्स्ट 24, अ पर्सन फॉलोज कैलेंडर ईयर फॉर अकाउंटिंग, फॉर टैक्सेशन ही हैज टू फॉलो। हमने पढ़ा था कि तुम अकाउंट के लिए कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो, मतलब जनवरी टू दिसंबर फॉलो कर रहा है। लेकिन अपन ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर में एंड प्रीवियस ईयर में कि आपके लिए मैंडेटरी है अप्रैल टू मार्च फॉलो करना। याद है कुछ? तो बोलो आंसर क्या है फिर? तुम अकाउंट के लिए कुछ भी करो, वो कंपनी एक्ट है। यहाँ पे अपन इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं। बोलो बी है। तो आंसर क्या है? ये आपके पास ऑप्शन नहीं, आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च ही फॉलो करना है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। याद करो, अपन ने 5 एक्सेप्शंस पढ़े थे जहाँ पे प्रीवियस ईयर का इनकम उसी साल टैक्सेबल होता है। याद है?
पहला पर्सन लिविंग इंडिया है ना, दूसरा क्या था नॉन रेसिडेंट, बुझाते हैं नॉन रेसिडेंट जो इंडिया आ रहा है शिपिंग बिजनेस का। तीसरा क्या था बताओ, पर्सन हु लाइकली टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। 3 और एक था AOPBY फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड 5वां डिसकंटिन्यू बिजनेस। ये 5 लोगों के लिए AYPY सेम होता है, वही क्वेश्चन है। बोलो तो कौन से केस में इसमें से आपको AYPY सेम होगा? मैंने अभी आपको 5 केसेस बताए, रेगुलर लेक्चर में भी अपन पढ़ चुके हैं। बोलो कौन सा आंसर है? ए ना, ठीक है। आगे अच्छा, बिफोर आई गो एड वन मोर थिंग, ये MCQ लेक्चर अपन पहले चैप्टर के देख रहे हैं, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कैसे करना है। आपने मेरा लेक्चर आपने देख लिया है, पहले आपको सभी MCQ खुद सॉल्व करना है एंड फिर आप मेरे लेक्चर देखो। देखो मैं सॉल्व करने से खाली कंप्लायंस हो जाएगा, MCQ सर ने सॉल्व करके मतलब नहीं, आपको समझना जरूरी है। सो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम से, ये पहला चैप्टर इसलिए मेरे साथ करो, सेकेंड चैप्टर से चैप्टर होने के बाद आप देख के बोले MCQ सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिर मेरा लेक्चर देखो ताकि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब फैकल्टी सॉल्व करते हैं तो आपको डाउट्स आएंगे नहीं, क्योंकि धड़ाधड़ मैं ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो दिस शुड नॉट हैपन। ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर, इसलिए मैं खुद ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा यूज टू हो जाओ। बट चैप्टर 2 से रिक्वेस्ट है आपसे कि आप खुद पहले घर पे सब MCQ सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा कि आज लास्ट लेक्चर खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट डे बिफोर यू स्टार्ट MCQ लेक्चर प्लीज सॉल्व ऑल द MCQs ऑन योर ओन। नोट्स देख के सॉल्व करो, कोई अड़चन नहीं है, बट सॉल्व करो एंड बाद में मेरा लेक्चर देख लो ताकि आपको बहुत फायदा होगा, आपके डाउट्स बराबर क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे लेक्चर देखोगे तो आपको डाउट्स आएंगे नहीं, क्योंकि मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए। ठीक है, आगे इन फाइनेंशियल ईयर 1920 शैल बी कंसिडर एज, बोलो ये अपन ने पढ़ा था ना, फाइनेंशियल प्लेस डबल रोल, कुछ याद है क्या? तो फाइनेंशियल ईयर जो अपना है 1920, बोलो क्या है? जो साल खत्म हुआ है 18-19 उसके लिए ये असेसमेंट ईयर है, एंड जो अगला असेसमेंट ईयर है कौन सा 2021 उसके लिए क्या है? प्रीवियस ईयर है। अपन ने पढ़ा था ना कि प्रीवियस फाइनेंशियल प्लेस डबल रोल, बोलो कैसे डबल रोल? ये 1920 जो है, बोलो जो साल खत्म हुआ है 18-19 अगर प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 1920। एंड आने वाले साल के लिए क्या है? ये आने वाले असेसमेंट ईयर के लिए क्या है? प्रीवियस ईयर है। तो एक साल जो होता है फाइनेंशियल ईयर, जो साल गया है उसका वो असेसमेंट ईयर होता है, एंड जो साल आने वाला है उसका वो प्रीवियस ईयर होता है। तो बोलो अभी सही आंसर क्या है 26 का? ए क्या देखो, ए आंसर है, बराबर है ना? जो साल खत्म हुआ है प्रीवियस ईयर 17-18, नहीं सॉरी ए नहीं है, बी रहेगा शायद, बी है ना? हाँ बी है, सॉरी। 18-19 का असेसमेंट ईयर है एंड 20-21 का प्रीवियस ईयर है। ये अपने क्लास में सॉल्व किया सब, इसलिए देखो नोट्स पढ़ना। अभी जिनको डाउट आ रहा है ना प्रॉब्लम कि आपने मेरे नोट्स नहीं पढ़े हैं, ऐसे डायरेक्टली MCQ मेरे साथ सॉल्व मत करो, आप पहले घर पे सॉल्व करो एंड फिर लेक्चर देखो, तो ही आपको मेरे लेक्चर लेके फ़ायदा होगा, नहीं तो खाली कंप्लायंस हो जाएगा, है ना? आप मेरे लेक्चर खुश होने के लिए मत लो, अगर रिजल्ट लाना है तो आपको घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस असेसिंग ऑफिसर हैज डिस्क्रेशन टू assess the income of previous year in previous year itself और in subsequent assessment year? याद करो अपन ने अभी वो मैंने 5 इनकम रिवाइज किए थे जहाँ पे AYPY सेम रहेगा, बट एक ऐसा इनकम है जो हमने क्लास में पढ़ा था जिसके लिए गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है। उन 5 में से जो 4 इनकम है उसके लिए AYPY सेम ही होगा, ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी है। लेकिन एक लास्ट प्रोविजन अपन ने पढ़ा था नोट्स में, जहाँ पे आप चाहे तो इस साल भी टैक्स भर सकते हैं या फिर अगले साल भी टैक्स भर सकते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें से? वो डी है, बराबर है। डिसकंटिन्यू बिजनेस के लिए आप इस साल चाहे तो इस साल भी भर सकते हैं, फिर AYPY सेम होगा, या फिर अगले साल भरा तो भी चलेगा। लेकिन ये छोड़ के जो 4 है उसके लिए मैंडेटरी है। उसके लिए क्या बोलो? जिस साल का प्रीवियस ईयर है उस साल में टैक्स भरना है। नेक्स्ट, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नोन एज, बहुत आसान क्वेश्चन है, बोलो जिस साल में हम टैक्स भरते हैं उस ईयर को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। एंड जिस साल में इनकम अर्न होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट 29, असेसमेंट ईयर कैन बी पीरियड ऑफ, बोलो असेसमेंट ईयर कितने समय का रहता है? ये पीरियड ऑफ, ये देखना पड़ता है तुमको आंसर पीछे। हाँ बोलो, असेसमेंट ईयर पीरियड ऑफ
12 मंथ्स। लेस देन हो सकता है या 12 ही रहेगा, 12 ही रहेगा। बोलो कितना है? ओनली 12 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। A new business was set up on 15 October 19 and it is commenced business from 1/12/19. The first previous year in this case shall be, बोलो, अभी सेटअप हुआ है 15 अक्टूबर से, कमेंस किया है 1/12 से। तो अपने लिए हाँ, ये कंपनी एक्ट नहीं, कंपनी एक्ट में कमेंसमेंट इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट किया ना, तो वही से वो सब देखना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स आपको कमेंसमेंट के पहले से मिलते हैं। ये हम पढ़ेंगे पीजीपीपी में। कमेंसमेंट के पहले भी आपने जो खर्च किया है ना, तो उसका भी आपको बेनिफिट कमेंसमेंट के बाद मिलता है। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से कमेंसमेंट का डेट इंपॉर्टेंट है, बट इनकम टैक्स के हिसाब से कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है? इनकॉर्पोरेशन का डेट। तो बोलो आंसर क्या है फिर, ए या बी? ए। आगे, अ पर्सन लिव्स परमानेंटली ऑन 15/11/19। आप इंडिया छोड़ के चले गए परमानेंटली, ये वो 5 एक्सेप्शंस याद है ना, AY PY सेम रहेगा, वो वाला है। द असेसमेंट ईयर फॉर द इनकम अर्न्ड इन 15/11/19, बोलो क्या रहेगा असेसमेंट ईयर? सेम जो प्रीवियस ईयर हुए असेसमेंट ईयर। तो बोलो आपने लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है सबके लिए? 1920। तो इसके लिए भी असेसमेंट ईयर क्या होगा? सेम 1920। बी आंसर को टिक किया जाए। आगे क्वेश्चन 32। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू प्रीवियस ईयर रूल? वही क्वेश्चन बोला है, नीचे दे हुए ऐसा कौन सा है जिसके लिए PY AY अप्लाई नहीं होगा, जिनके लिए PY AY सेम होगा? बोलो बोलो कौन सा आंसर है करेक्ट? सी है ना। नॉन रेसिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस। अच्छा, आप बोलेंगे सर प्रीवियस ईयर रूल क्या रहता है? अरे प्रीवियस ईयर रूल का मतलब ये है, पहले ये समझ लो। प्रीवियस ईयर रूल का मतलब है आपने जो प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न किया उसका टैक्स आपको असेसमेंट ईयर में देना है। दिस इज प्रीवियस ईयर रूल। अभी उसके लिए कौन सा एक्सेप्शन है, मतलब क्या इस क्वेश्चन में पूछा है? इसमें से ऐसा कौन सा इनकम है जिसके लिए PY AY सेम रहेगा? जिसके लिए PY AY क्या रहेगा? सेम। तो वही 5। तो 5 में से कौन सा दिया यहाँ पे? नॉन रेसिडेंट एंगेज इन शिपिंग बिजनेस। चलो क्वेश्चन 33। द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टेट दैट इनकम अर्न्ड इन दिस ईयर टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। दिस इज नोन एज, बोलो ये कौन सा रूल है? इस साल मैंने इनकम अर्न किया तो मैं अगले साल टैक्स दूंगा। ये कौन से ईयर का डेफिनेशन है? इस साल इनकम अर्न किया तो टैक्स अगले साल दूंगा। अगले साल उसको हम क्या बोलते हैं? जिस साल टैक्स देते उस साल को क्या बोलते हैं? असेसमेंट ईयर। तो देखो क्या अब इसमें है, तो ये कौन सा रूल है? प्रीवियस ईयर रूल उसको बोलते हैं। ये वही है ना जो ऊपर पड़ा था। प्रीवियस ईयर रूल क्या बोलता है कि आप जो इस साल अर्न करोगे आपको टैक्स कब देना है? अगले साल। तो ये कौन सा रूल है? प्रीवियस ईयर रूल। क्लियर है? सो देख लो 33 तो कोई डाउट है कि आपको एक बार देख लो, सब बराबर है क्या पीयूषा? कोई प्रॉब्लम नहीं? कंफर्म? गुड। सबको समझ में आ रहा है? ओके चलो आगे डिस्कशन होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। देखो फॉलोइंग इज नॉट हेड ऑफ इनकम। देखो कौन सा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इनकम फ्रॉम, बोलो कौन सा हेड नहीं है? हाँ, क्योंकि ये अदर सोर्स में जाता है ना, ये सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है? इनकम टैक्स में 5 ही हेड्स है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGPP, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसमें से कौन सा नाम यहाँ पे नहीं, उसको टिक करना है। कौन सा नाम यहाँ पे नहीं है? सी। हाँ, क्योंकि वो कौन से हेड में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। नेक्स्ट, टोटल इनकम इज टू बी राउंडेड अप टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलो, हमने पढ़ा था सेक्शन 288A एंड 288B। क्या पढ़ा था? इनकम हो या इनकम टैक्स, बोलो बोथ आर टू बी अप टू नियरेस्ट 10। तो दोनों का आंसर क्या? बोलो 10। आंसर इज सी होना चाहिए। 36, बोलो इनकम टैक्स इज कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। चलो 37, द टर्म इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम। द टर्म इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम। बोलो कौन सा? लीगल हो या इलीगल। मैंने आपको इनकम के डेफिनेशन पढ़ाया था कि इनकम लीगल हो या इलीगल, गवर्नमेंट दोनों पे टैक्स लेती है। तो बोलो आंसर क्या है? सी। इंडिया का हो या इंडिया के बाहर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट 38, इनकम टैक्स इज राउंडेड ऑफ टू। बोलो नियरेस्ट 10। आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। बोलो इसमें से कौन सा हेड नहीं है? आप भी कहा था 2 मिनट पहले। वो 5 हेड में से कौन सा है? यहाँ पे नहीं, इसको टिक करना है। बोलो
इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, ये बिजनेस इनकम में जाएगा, है ना, ये हेड नहीं है, ये सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अमंग्स द फॉलोइंग विच एक्टिविटी विल बी टैक्सेबल, इसमें से कौन सा एक्टिविटी टैक्सेबल होगा बताओ। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये जो एक्टिविटी दिया है ये इनकम है कि नहीं आपको देखना है। देखो जरा पढ़ो, बोलो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी इंश्योरेंस बिजनेस कैरिड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है, तो उनको जो फायदा मिलेगा वो इनकम होगा, क्या होगा, ओके। इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड बाय ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन, मतलब अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन है, अपना इंस्टीट्यूट है ना, जो आपका इंस्टीट्यूट है वो मेंबर को स्पेसिफिक सर्विस दे रहा है और उसके लिए मेंबर से पैसा ले रहा है, वो इनकम माना जाएगा उनका, यस वो इनकम ही है ना। मेंबर से जो इंस्टीट्यूट पैसा लेता है उनका इनकम है कि नहीं है। तीसरा, तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बैंकिंग बिजनेस कैरिड ऑन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बैंकिंग बिजनेस में वो जो पैसा कमाती है वो भी इनकम है क्या। तो ये तीनों एग्जाम्पल इनकम है क्या, है। तो आंसर क्या बताओ, ए बी सी या डी है, डी है, क्या डी है, ऑल ऑफ दी अबाव। नेक्स्ट 41, सब्सिडी इफ गिवन एज असिस्टेंस टू कैरी बिजनेस ऑलरेडी कमेंस, ये अपन ने इनकम में पढ़ा था, फीचर्स ऑफ इनकम, लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि सब्सिडी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए दिया जाए या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया जाए, उसको इनकम माना जाता है। बोलो अभी क्या आंसर है, इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीट, और इसको टैक्स किया जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 224 डेफिनेशन ऑफ इनकम इज, याद करो हमने पढ़ा था इनकम का डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है। व्हाट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, जो लॉ का स्कोप बढ़ाता है, तो इंक्लूसिव, ठीक है। तो अगेन आई एम सेइंग कि अभी भी अगर आपको दिक्कत जा रही है तो एक बार चैप्टर पढ़ लो, खुद सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो, नहीं तो क्या होगा, खाली मैंने सॉल्व किया ऐसा हो जाएगा और मेरे को एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम आपको देना है। सो एमसीक्यू सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप खुद घर पे सभी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उसके बाद आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, तो ही आपका रियल सेंस में फ़ायदा होगा। नहीं तो खाली कंप्लायंस हो जाएगा कि सर से हमने लेक्चर परचेस किए, देख लिया, मज़ा आ गया, एंजॉयड, एंटरटेन, नो, रिजल्ट चाहिए अपने को। तो रिजल्ट के लिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कीजिए। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिलेवेंट फॉर, याद करो अपन ने इनकम में पढ़ा था, फीचर्स ऑफ इनकम में सेकंड पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे क्या लिखा है। बोलो अपन ने पढ़ते ना कि इन 3 हेड्स के लिए अकाउंटिंग मेथड रिलेवेंट नहीं है, तो कौन सा है इसमें, वो कौन सा है, देखो देखो जरा इनकम में जाके, तीनों है ना, ये सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन, अपन ने पढ़ा था कि तीनों के लिए आप क्या फॉलो करते हो अकाउंट्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इनकम टैक्स में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो उस रिस्पेक्टिव चैप्टर में जैसा बोला है वैसे आपका इनकम कंप्यूट किया जाएगा। सो व्हाट यू फॉलो इन अकाउंट्स फॉर दिस हेड्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के जो गाइडलाइंस है एज फार एज दिस इनकम्स आर कंसर्न, ये आपको फॉलो करना है। तो आंसर क्या बोलो, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है चार्जिंग सेक्शन। चलो सेक्शन 4 पे आ गया अपन अभी। विच पार्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल अटैच टू द फाइनेंस बिल प्रेजेंट द रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स, याद करो अपन ने पढ़ा था सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अपन ने पढ़ा था। तो बोलो एडवांस टैक्स रेट कौन से पार्ट में दिए, पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 या पार्ट 4। टैक्स रेट स्टार्ट होने के पहले का पेज पार्ट 3 में दिया है, कहाँ पे दिया, बराबर है। व्हाट इज आंसर, पार्ट 3 में दिया है एडवांस टैक्स रेट्स एंड सैलरी का टैक्स कितना कट होगा, ये पार्ट 3 में दिया है। 1 में क्या दिया है, इनकम टैक्स रेट्स, पार्ट 2 में क्या दिया है, टीडीएस के रेट्स, एंड पार्ट 4 में क्या दिया है, एग्री इनकम कैसे निकाला जाएगा। याद आ गया चारों चीज़ें। चलो अभी नेक्स्ट बताओ, द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज, अभी बताया था, बोलो इनकम टैक्स चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, कौन सा सेक्शन, 4, टिक करो 4 को। चलो अभी अगले 4-5 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, 46 to 50। मैं 1 मिनट आपको देता हूँ, देखो आपको आ रहे हैं क्या, 5 मिनट रुकता हूँ, ट्राई करो, आप आने चाहिए आपको क्वेश्चंस।
चलो 46 का आंसर क्या है? पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 में क्या दिया था? अभी मैंने बताया था टीडीएस के रेट्स। कौन से रेट्स? बराबर ना? हाँ बोलो। पार्ट 1 अभी बताया था, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 क्या देता है? बोलो, अभी बताया था। कौन से रेट? इनकम टैक्स के रेट्स। तो बोलो आंसर क्या है? इनकम टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर बोला है आपने, प्रीवियस ईयर 1920 है। तो असेसमेंट ईयर कौन सा है? 20। आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है ना? हाँ ओके। आगे 48 किया सॉल्व आपने? क्या आंसर है 48 का बताइए, क्या आंसर है? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 हैज गिवन रेट्स ऑफ टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स टीडीएस। अभी ये दिया है कि टीडीएस के रेट पार्ट 2 में दिए, बट ये कौन से ईयर के है? जो अपना प्रीवियस ईयर वही। बोला अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। तो 1920 में जो आप लोगों का टीडीएस कट करोगे वो कौन से रेट से कट करोगे? ये पार्ट 2 में दिया है। तो पार्ट 2 दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, पहला इसमें टीडीएस रेट दिए जाएंगे एंड दूसरा कौन से ईयर के? बोलो अरे कौन से ईयर के? प्रीवियस ईयर के, असेसमेंट ईयर के? प्रीवियस ईयर के। टीडीएस प्रीवियस ईयर में कट होता है 1920। नेक्स्ट चलो 49 का आंसर पार्ट 3 बोलो, अभी बताया था पार्ट 3 क्या देता है? अभी डिस्कस किया था, एडवांस टैक्स के रेट्स और सैलरी के रेट्स। देखो कौन से ईयर के लिए? अगेन करंट प्रीवियस ईयर। देखो पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2019 हैज गिवन द रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड टीडीएस इन केस ऑफ सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर क्या है? 2021। प्रीवियस ईयर 1920। तो ये ध्यान से चेक करना है, अगर एग्जाम में प्रीवियस ईयर बोलते तो 1920 को टिक करो, असेसमेंट ईयर बोलते तो 2021 को टिक करो। आपके बराबर है क्या पांचों क्वेश्चंस? ठीक है, कौन सा क्या आपने टिक किया था? हाँ नहीं, बट यहाँ पे ईयर कौन सा दिया है? फाइनेंशियल ईयर बोला है ना, तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा टिक करना है? 1920। असेसमेंट ईयर बोला तो 20। अभी आपको क्लियर हो गया ना? तो क्या ध्यान में रखना बोलो जरा एक बार, इन पांचों क्वेश्चन से क्या आपने सीखा कि अगर वो प्रीवियस ईयर का बोलते हैं तो 1920 करेंगे अपन टिक एग्जाम में, असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो 2021। एम आई क्लियर? कंफर्म? ओके चलो। तो वो अच्छा, आपके जो गलत होते हैं ना उसको स्टार मार्क करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम वही आपको अच्छे से रिवाइज करना है। तो जो आपको लगता है कि गलत हो उसको स्टार मार्क करके रखो। चलो आगे 50 अमेंडमेंट्स बाय फाइनेंस एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अमेंडमेंट्स कब से अप्लाई होता है? फर्स्ट डे ऑफ। हाँ अभी जरा ध्यान से सुनना, 2019 में इलेक्शंस बाद में हुआ है, इसलिए इस बार फाइनेंस एक्ट जो बना वो जुलाई में बना, इसलिए सब लेक्चर्स थोड़ा मार्केट में इनकम टैक्स के बुक्स नहीं है अभी, खाली अमेंडमेंट्स है एंड इसलिए थोड़ा मेरा भी रिकॉर्डिंग इस बार थोड़ा लेट स्टार्ट हो गया, क्योंकि नॉर्मली बजट फरवरी बनता है, बट ड्यू टू इलेक्शन बजट ही बना जुलाई में एंड उसके बाद हमने अगस्त सितंबर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। तो नॉर्मली क्या होता है जरा देख लेना आप, ध्यान दो। नॉर्मली जो बजट आता है ना वो फरवरी में आएगा, तो अभी फरवरी 2020 में बजट आएगा एंड जो एप्लीकेबल होगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये क्वेश्चन था कि जो बजट बनता है वो कौन से साल के लिए अप्लाई होता है? आने, बिकॉज बजट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। तो अभी जो फाइनेंस बिल बनेगा अगले साल का 2020 का, जो अपने लिए काम का नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा है, आपको कौन सा पढ़ना है, बट मैं बता रहा हूँ। तो नॉर्मली बजट फेब में आता है और 1 अप्रैल से अप्लाई होता है, खाली ये इलेक्शन के समय बजट कब आया था? जुलाई 19 में आया था एंड वो इमीडिएटली अप्लाई हो गया। फरवरी में आया था बट वो इंटीरियम बजट था। तो इस बार इलेक्शन के इसमें 2 बजट बनते हैं, एक इंटीरियम बजट एंड फिर जो पार्टी जीतती है, तो दोनों तरफ बीजेपी थी तो उन्होंने अगर थोड़े बहुत चेंज करके एक फाइनल बजट बना दिया है। वाली इलेक्शन के समय में थोड़ा अलग होगा बट अदरवाइज ये ऐसे ही चलता है। तो जो बजट बनेगा वो अगले फाइनेंशियल के लिए क्या होगा? एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। चलो अभी आगे 5 क्वेश्चन करो।
अगले 5 क्वेश्चन 51 to 55, फिर मैं डिस्कशन करूँगा, आप ट्राई करो, आने चाहिए आपको, फटाफट सॉल्व करो। चलो पहला 51, इन केस ऑफ फीमेल इंडिविजुअल who is of 59 years of age, what is the maximum exemption limit for AY 2021? बोलो 2,50,000, मतलब वो बिलो 60, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है, 2.5 लाख। आगे, तो सरचार्ज इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल। याद करो इस बार सरचार्ज में अमेंडमेंट हुआ है, क्या हुआ है, 50 लाख से 1 करोड़ इनकम है तो 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, एंड 2 करोड़ से 5 करोड़ अमेंडमेंट हुआ है 25%, अपन ने पढ़ा है, एंड 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। तो बताओ कौन सा आंसर सही है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 53, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट ऑफ, बोलो 3 है ना, उनके लिए पहले 10,000 तक 10% है, अगले 10,000 के लिए 20% है, एंड 20 के ऊपर जितना भी इनकम है 30% टैक्स है। तो व्हाट इज द आंसर? चलो ये भी आ गया आपको, वेरी गुड। 54, द रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर मेंशन इन, बोलो कहाँ पे दिया जाता है? फाइनेंस एक्ट में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? तो बोलो आंसर देखो, चेक करो क्या दिया अपन ने, बी है ना। नेक्स्ट 55, अ पर्सन फर्म इज टैक्सेबल। याद करो फर्म के लिए फ्लैट टैक्स रेट है, कुछ ज़्यादा है क्या? कितना है फर्म के लिए टैक्स रेट? 30%, करेक्ट। फ्लैट का मतलब क्या? उनके लिए 2.5 लाख का लिमिट अप्लाई नहीं होगा, इनकम इंटू 30%। आगे 56, एडिशनल सरचार्ज दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4% इज पेएबल ऑन, मतलब सरचार्ज मतलब ये सेस है, दिस इज नॉट सरचार्ज। तो बोलो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मैंने कहा था ये सबके लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल एसएससी। सरचार्ज कुछ लोगों के लिए है, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ दैट इनकम, बट सेस इज फॉर एवरी एसएससी एनी इनकम। बोलो क्या आंसर है फिर? अच्छा ये किस पे लगता है? अच्छा आई एम सॉरी, क्वेश्चन अलग है। हाँ क्वेश्चन ये है, मैंने अलग पढ़ा। क्वेश्चन ये कि ये सेस कौन से अमाउंट पे लगता है? बोलो खाली इनकम टैक्स पे लगता है या इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज पे भी लगता है? अभी अपन ने 50-40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बोलो ये सेस किस पे लगता है? इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों पे लगता है। तो सही आंसर क्या है? बी। सरचार्ज और इनकम टैक्स इज पेबल बाय डोमेस्टिक कंपनी। बोलो डोमेस्टिक कंपनी के लिए क्या सरचार्ज है? याद करो अपन ने पढ़ा था, अप टू 1 करोड़ नो सरचार्ज, 1 करोड़ से 10 करोड़ 7% है, एंड 10 करोड़ के ऊपर 12% है। याद है ना? बोलो अभी सही आंसर कौन सा है? सी इज द राइट आंसर, बराबर है। आगे सरचार्ज इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी, ये भी अपन ने पढ़ा है, याद करो। 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 2%, 10 करोड़ के ऊपर है तो 5%। बोलो कौन सा आंसर करेक्ट है फिर? कौन सा है? सी है ना। हाँ चलो आगे, चलो अभी अगले 5 ट्राई करो, 5-6 ट्राई करो, मैं 2 मिनट रुकता हूँ, जितना तक उतना ट्राई करो। नेक्स्ट टाइम से बट आप क्या करेंगे, पहले आप खुद सॉल्व करके रखेंगे, फिर मेरे लेक्चर देखोगे। सो 59 से 64, एक 4-5 क्वेश्चन ट्राई करो, मेरे को बोलो हो गया तो फिर अपन ट्राई करते हैं।
चलो 59, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स इज पेबल बाय, बोलो सरचार्ज सभी लोग देते हैं? यस, सरचार्ज सभी एसएससी के लिए ना, बट कंडीशन क्या है? अगर उनका इनकम कुछ लोगों के लिए 50 लाख है एंड कुछ लोगों के लिए 1 करोड़ है, तो जिनका इनकम इंडिविजुअल, HOF, AOP, BOI एंड AJP, इन 4 लोगों के लिए कब लगता है सरचार्ज? 50 लाख से ऊपर है तो, एंड बाकी सभी लोगों के लिए 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज लगता है। तो बोलो आंसर सही क्या है फिर? डी बराबर है, डी में दोनों को कवर किया है ना। कुछ लोगों के लिए 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा, कुछ लोगों के लिए 1 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा, मतलब एप्लीकेबल टू ऑल SSC सब्जेक्ट टू इनकम। नेक्स्ट 60, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ HOF, बहुत सिंपल है, 2.5 लाख। आपने पढ़ा था 4 लोगों के लिए एक ही रेट से, याद करो, इंडिविजुअल, HOF, AOP, BOI, AJP, है ना। टैक्स का पहले लेक्चर कैलकुलेशन का, 4 लोगों के लिए एक ही है, 2.5 लाख। 61, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स नॉट चार्जेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन केस ऑफ इंडिविजुअल अदर देन रेसिडेंट वुमन, रेसिडेंट इंडिविजुअल लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड। मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल के लिए बताओ टैक्स रेट कितना होगा, कौन सा इंडिविजुअल? अदर देन, जो रेसिडेंट नहीं है, जो क्या नहीं है, जो रेसिडेंट नहीं, मतलब क्या है? नॉन रेसिडेंट है। एंड याद करो, नॉन रेसिडेंट के लिए अपन ने पढ़ा था एज क्राइटेरिया नहीं है, एज 60 से कम हो या ज़्यादा हो उनको एग्जाम्पशन 2.5 लाख का मिलता है। तो बोलो क्या आंसर है? बी। एंड एनीवे यहाँ पे तो एज बिलो 60 ही दिया है, बट वो नहीं भी देंगे तो भी नॉन रेसिडेंट के लिए एज का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे 62, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट चार्जेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन केस ऑफ रेसिडेंट वुमन इज लेस देन 60, बोलो लेस देन 60 रेसिडेंट, कितना एग्जेम्प्ट? 2,50,000, आंसर इज ए। नेक्स्ट 63, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स नॉट चार्जेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड 60 ईयर ओल्ड, रेसिडेंट भी है और सीनियर सिटीजन भी है, बोलो कितना एग्जेम्प्ट होगा? कितना बोलो? 3 लाख, करेक्ट। आगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स नॉट चार्जेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन केस ऑफ वुमन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया एंड हु इज लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड। मतलब अगेन वुमन है जो रेसिडेंट नहीं, मतलब वो क्या है? नॉन रेसिडेंट है, एंड जिसका एज भी बिलो 60 है। तो पहले बताओ, नॉन रेसिडेंट के लिए एज का इंपॉर्टेंट नहीं है, एज कितना भी हो, कितना एग्जाम्पशन होगा? 2,50,000, कितना होगा? बराबर क्या आंसर? बराबर ना? यस। क्या गलत है? आपने ठीक क्या किया? 2,50,000, समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो नॉन रेसिडेंट है और एज भी बिलो 60 है, और अभी जब नॉन रेसिडेंट तो एज देखने का काम ही नहीं, एज कितना भी हो, आंसर क्या होगा? तो बोलो 64 का आंसर क्या होना चाहिए? सी। क्या होना चाहिए आंसर? सी। आगे 65, बोलो द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ फर्म, फर्म के लिए 1 भी रुपये का एग्जाम्पशन नहीं है। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? डी, नील, है ना। एग्जाम्पशन 4 लोगों के लिए है, इंडिविजुअल, HOF, AOP, BOI एंड AJP, इन चारों के लिए एग्जाम्पशन है, बाकी किसी के लिए नहीं है। 66, द मैक्सिमम अमाउंट ऑन विच इनकम टैक्स नॉट चार्जेबल इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, बोलो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कौन से केस में टैक्स नहीं आएगा? नील। क्यों? याद करो, आप अभी पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्लैब्स है बट एग्जाम्पशन नहीं है। आपने पढ़ा था लेक्चर में, अप टू 10,000 भी 10% टैक्स देना पड़ता है तो उनको, और क्वेश्चन में क्या बोला है? नॉट चार्जेबल, ऐसा तो है नहीं उनको। आपने लिए 2.5 लाख का एग्जाम्पशन है, कोऑपरेटिव के लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है, तो उन्होंने 10 रुपये भी कमाए तो भी 10% टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेविएबल एट, बहुत आसान क्वेश्चन है, 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लेविएबल इन केस ऑफ, याद करो, सेस एप्लीकेबल टू ऑल SSC, एनी इनकम, एनी SSC, बोलो क्या आंसर है? ऑल SSC। नेक्स्ट 69, in case of individual HOF, health and education is leviable only when total income of such SSC exceeds, बोलो individual HOF के लिए क्वेश्चन क्या? देखो हेल्थ एंड एजुकेशन से कब लगेगा?
कब लगेगा बताओ? लेस देन, सी लॉजिक समझो, सेस किस पे आता है? सेस किस पे आता है? टैक्स पे आता है ना। मतलब जो इंडिविजुअल एच पे टैक्स देगा उस पे सेस आएगा ही। तो इनकम कितना भी हो, 2.5 लाख से अंदर तो टैक्स ही नहीं आएगा लॉजिकल है, बट जो बंदा टैक्स दे रहा है उसको सेस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो बोलो बी सही लग रहा है कि नहीं? लेस देन 10 लाख है या मोर देन 10 लाख हो, एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग टैक्स उस पर तो सेस आएगा। अभी सोच के आंसर देना। 10 से कम है बट 2.5 से भी कम है तो नहीं, तो फिर टैक्स ही नहीं आएगा ना, एंड सेस भी नहीं आएगा। मतलब जिसका इनकम 2.5 से ऊपर है, सो 2.5 लाख से 10 लाख हो या 10 लाख से भी ऊपर हो, वो बंदा टैक्स देगा कि नहीं देगा? तो सिंपल ध्यान में क्या रखना है, जो बंदा टैक्स देगा वो सेस देगा। आपको समझा 16 का बी क्यों है? हाँ। नेक्स्ट, फॉर असेसमेंट ईयर 2021 अ फर्म सब्जेक्ट टू टैक्स रेट एट, बोलो फर्म के लिए क्या टैक्स रेट है? हमने पढ़ा था, फ्लैट टैक्स रेट 30%, सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर 12% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। बोलो क्या सही आंसर लग रहा है? ए क्या? हाँ, ए बराबर है। आगे 71, सरचार्ज इज एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक कंपनी। बोलो डोमेस्टिक कंपनी के लिए अभी अपन ने रिवाइज किया था, कितना है बोलो? क्या है, सी या डी है? डी है। 1 करोड़ से 10 करोड़ 7% है, एंड अबव दैट 12%। सही बोल रहा हूँ क्या? नेक्स्ट 72, इन केस ऑफ फर्म LLP लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी रेट ऑफ सरचार्जेस, इन सब के लिए सेम सरचार्ज है। 1 करोड़ के ऊपर कितना है? 12% है। कितना है? 12%। बोलो आंसर क्या है? सी। 7 वाला कंपनी के लिए तो टिक कर क्या हो गए, इसमें कंपनी नहीं दिया है, कौन है देखो, फर्म LLP लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन चारों के लिए एक ही सरचार्ज है, 1 करोड़ के ऊपर 12%। अपने देखो टेबल पढ़े थे, दो उस टेबल में सभी सरचार्ज रेट्स दिए, एक बार पढ़ लेना। 73, in respect of resident assessee who is of age of 60 years or more at any time during the previous year but less than 80 on the last day of previous year relevant to assessment year। मतलब क्या है, जो बंदा रेसिडेंट है जिसका एज 60 से ज़्यादा है बट 80 से कम है, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं इनकम टैक्स के लैंग्वेज में? सीनियर सिटीजन। बराबर। कितना एग्जामिशन मिलेगा बताओ? 2.5 लाख कि 3 लाख या 5 लाख? 3 लाख। तो टिक कर दो। आगे क्या दिया है तो बोलो कितना एग्जामिशन मिलेगा? 3 लाख का। एंड अगर ऐसा एग्जाम में पूछते हैं जिसका एज 80 उससे ज़्यादा है 5, तो उसको क्या बोलेंगे? सुपर सीनियर, उसके लिए 5 लाख। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ चलो। एंड नाउ लास्ट फ्यू MCQs, नाउ दीज आर ऑन एक्चुअल कैलकुलेशंस। चलो करते फटाफट कैलकुलेशन। इफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स रेसिडेंट एज 50 ईयर्स इज 3,50,000, बोलो टैक्स कितना आएगा? इसमें शायद आंसर गलत हुआ है, देखते हैं अपन। चलो तो 3,50,000 एज 50 है और रेसिडेंट भी है। बोलो एज 50 मतलब बिलो 60, तो 2.5 लाख का स्लैब अप्लाई होगा। तो लिखो इनकम, लिखो पहले 3,50,000 अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख से 3.5 लाख ऑन डिफरेंस 5%। कितना आएगा बोलो? 5,000 आएगा ना? अरे हाँ है ना, एज कितना है? 50 ना? हाँ ठीक है। तो ये आएगा 5,000। अच्छा अभी उसको रिबेट मिलेगा क्या? यस, रिबेट उसको पूरा मिलेगा, क्योंकि 5 लाख के अंदर अगर इनकम है तो कितना मिलता है रिबेट? 12,500 और टैक्स विच एवर इज लेस। तो बोलो 12,500 कम है या 5,000 कम है? तो उसको फुल रिबेट मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे सरचार्ज तो नहीं आएगा, रिबेट लिखो 5,000, तो टैक्स पेबल 0, सरचार्ज भी 0, आंसर इज 0, है ना। तो यहाँ पे पीछे जरा आंसर देखना क्या है 74 का। हाँ ये दिया है ना, ये गलत, यहाँ पे नील कर दो, ठीक है। आपके बुक में शायद रेक्टिफाइड रहेगा तो कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग करने के बाद जहाँ जहाँ पे मिस्टेक से हम एडिट करके आपको देते हैं। तो आपके बुक में एडिटेड रहेगा तो चेंज मत करो, नहीं रहेगा तो कर लेना, ठीक है। तो पूरा रिबेट मिल जाएगा अमेंडमेंट के हिसाब से। आगे 75, कैलकुलेट इनकम टैक्स पेबल एज 30 ईयर्स इफ इज टोटल इनकम इज। चलो अभी ये क्या है? मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन है।
याद है ना, 1,01,70,000। चलो निकालो टैक्स, फिर सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। अभी है किया आपने, सॉल्व किया है। चलो तो बताओ पहले 1 करोड़ पे कितना टैक्स आता है बताओ। टेल मी टैक्स ऑन 1 CR। हाँ बोलो। 28 लाख 12,500 बराबर है ना। हाँ उस पर 10% सरचार्ज 281 250। बोलो कितना आ रहा है टोटल। 30 लाख 93,750। चलो बताओ 1,01,70,000 पे कितना टैक्स आ रहा है। 28 लाख 63,500। बोलो इस पे आएगा 15%, क्योंकि 1 करोड़ पे 10, 1 करोड़ के ऊपर 15। बोलो कितना आ रहा है 15%। बराबर है क्या ये। टोटल कितना आ रहा है फिर। जरा एक बार पूरा चेक कर लो, मैंने बराबर लिखा गया, ठीक है ना। अभी आपको टैक्स कलेक्शन आना चाहिए। मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व करके लिए, सो ये आपको अभी आना चाहिए। ये नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी बहुत डिटेल में आपको पढ़ा है। चलो अभी कैसे निकालने रिलीफ बोलो। डिफरेंस इन टैक्स है ना, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। तो डायरेक्टली लिखता बोलो तो कितना आएगा डिफरेंस। बोलो डिफरेंस इन टैक्स कितना है खाली। 1,99,000। $1,00,000 माइनस बराबर है क्या। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो टैक्स प्लस सरचार्ज 32,93,025 माइनस 29,275 कितना आ रहा है बोलो। हाँ 60। हाँ इसमें 4%, 1,30,005 टोटल। बराबर है क्या। ऊपर है क्या आंसर। ये क्या ऑप्शन है, बी है क्या। तो दोस्तों अभी आना चाहिए, मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है। नाउ यू शुड बी एबल टू सॉल्व, है ना। एंड आप क्या करो, अगेन आपको डाउट है तो एक बार अगेन मार्जिन के क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस बिना देके सॉल्व करो, मतलब और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अगर इनकम 3 लाख है तो बोलो रिबेट निकालना है खाली। कितना आएगा। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आएगा। 2.5 लाख से 3 लाख तक 50,000 पे 5% 2,500 आएगा। रिबेट कितना मिलता है 12,500 और 2,500 विच एवर इज लेस। बोलो तो सही आंसर क्या है, सी है क्या। देखो सी इज द राइट आंसर। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, खाली रिबेट बोला है, टैक्स थोड़ी बोला है। चलो तो ये मत कैलकुलेट करो, छोड़ दो, नहीं क्या तो भी चलने वाला है। 77 द टोटल इनकम ऑफ SSC हैज बीन कंप्यूटेड एज 389,494.90। बोलो राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाता है, नियरेस्ट 10 तो लास्ट का डिजिट है 94.9। तो बोलो ये 95 होता तो अगला 10 लेते, ये 95 है क्या, नहीं है, तो प्रीवियस 10 लेना है। बोलो क्या आएगा आंसर 383,490। आगे सेम बोलो, अभी क्या लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनकम दिया है 483,495। बोलो 5 है तो अगला 10। बोलो 95 आगे क्या आएगा 100 आएगा ना। तो व्हाट इज द आंसर फर्स्ट 483,500। आगे
79. A resident individual is 57-year-old. His total income for the previous year is 3 lakh. चलो 57 है, रेसेंट है, इनकम क्या आएगा? 0 आएगा. क्यों 0 आएगा बताओ? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक लगाओ. अरे 5 लाख के अंदर है तो अपन ने अमेंडमेंट पढ़ा है ना कि अगर आपका 5 लाख तक इनकम है तो 12,500 का रिबेट मिलेगा. तो यहाँ पे 3 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 2,500. 2.5 लाख तो एग्जेम्प्ट होगा ना. बचे 50,000 पे 5% 2,500. रिबेट भी 2,500 मिल जाएगा. रिबेट कितना मिलता है? 12,500 और टैक्स ऑन योर इनकम 3 लाख पे टैक्स कितना आएगा? 2,500. विच एवर इज लेस. तो पूरा रिबेट मिल जाएगा. तो व्हाट इज द आंसर हियर? नील. आगे. A resident in India age 61 years old, his total income is 3,55,000. चलो टैक्स निकालो. अभी एज 61 दिया है तो क्या होगा? 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा. कितना होगा? 3 लाख. बचता है कितना बोलो? 55,000. बोलो 55,000 का 5%. एंड क्या निकले रिबेट? यस, पूरा रिबेट मिलेगा कि नहीं? अरे तो आंसर क्या आएगा? पूरा नील आएगा. ध्यान में रखना, जिसका इनकम 5 लाख के अंदर है और जो रेसिडेंट है उसका टैक्स लायबिलिटी 0 आएगा, क्योंकि 5 लाख तक टैक्स से कितना आता है? 12,500. तो पूरा एग्जेम्प्ट किया है गवर्नमेंट ने. तो क्या ध्यान रखना इसके आगे बोलो? 5 लाख के अंदर अगर इनकम है एंड अगर आप रेसिडेंट हो तो कितना आएगा टैक्स लायबिलिटी? 0. क्या ध्यान रखना? और एक बार बोलो. इनकम 5 लाख के अंदर है एंड अगर आप क्या हो? रेसिडेंट हो. क्या हो? तो आपका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? 0. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना टैक्स आएगा उतना आपको रिबेट मिल जाएगा. नेक्स्ट. मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिया एज 56 ईयर ओल्ड. चलो. और टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज 11,20,000. हर टैक्स लायबिलिटी शैल बी. बोलो. चलो टैक्स निकालो. 11,20,000 रुपये. एज कितना है? 56. तो इनकम लिखो 11,20,000. बोलो अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं आएगा. 2.5 लाख से 5 लाख 12,500 आएगा. एंड 5 लाख से 10 लाख पे ऑन 5 लाख 20% कितना आएगा? 1 लाख. आंसर है क्या? किधर क्या ऑप्शन है? ठीक है, चलो आगे. चलो आगे आप सॉल्व करो. 5 मिनट रुकता हूँ मैं. देखो आपको आ रहे हैं आगे के 3-4 क्वेश्चंस. ट्राई करो अगले क्वेश्चंस. ये 6 सॉल्व करो. 82 to 87 जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं. 6 ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ. और ये पैटर्न अपन फॉलो करेंगे. आप पहले घर पे सॉल्व करेंगे, फिर मेरे साथ आंसर टैली करेंगे. खाली लेक्चर देख के मतलब नहीं, कुछ फायदे नहीं होगा. जो लोग डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं मेरा, नो यूज. एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये चैप्टर आप देख लो मेरे साथ. मैं अगले चैप्टर से बात कर रहा हूँ. बोलो 82 का आंसर क्या होगा? 61 ईयर से और रेसिडेंट है तो 3 लाख तक एग्जेम्प्ट होगा. अगेन मैंने आपको अभी नोट कहा था कि अगर आपका इनकम 5 लाख के अंदर है एंड अगर आप रेसिडेंट हो कितना आएगा टैक्स पेबल? नील. बराबर है क्या? आंसर बराबर है. ओके आगे. नेक्स्ट. अभी टोटल इनकम आपका 10,20,000 है ए का. चलो अभी ये टैक्स निकालना पड़ेगा. 2 एकेडमिक एग्जामिशन. अगर रेसिडेंट स्टेटस नहीं दिया है तो रेसिडेंट मानना है. एज नहीं दिया तो बिलो 60 मानना है. तो ये 2 एग्जामिशन फॉलो करके करो. तो बोलो कितना एग्जाम्प्ट होगा? अभी ओरली करेंगे, आना चाहिए. अभी अप टू 2.5 लाख 0, 2.5 लाख टू 5 लाख. डिफरेंस पे 5% 12,500. 5 लाख से 10 लाख डिफरेंस पे 20% 1 लाख. मतलब अप टू 10 लाख कितना टैक्स पेड कर दो? 1,12,500. अप टू 10 लाख कितना टैक्स आता है? 1,12,500 आ गया. ऊपर के 20,000 पे 30% का 6,000. बराबर ना? 20,000 का 30%. तो 1,12,500 प्लस 6,000 कितना आएगा? 1,18,500. अरे हाँ या ना?
ऐड करो उसमें 4%, 118,500 प्लस 4% है क्या इसमें आंसर? कौन सा है? सी। चलो सॉल्व किया ना। चलो 84, मिसेस ए नॉन रेसिडेंट इंडिया, एज 66 ईयर्स, हर इनकम इज 635,540, 635,440। अभी ध्यान से सुनो, ये नॉन रेसिडेंट है और सीनियर सिटीजन है। देखते किसको समझ में आ रहा है। बोलो 3 लाख या 2.5 लाख? 3 लाख या 2.5 लाख? 2.5 लाख। क्यों? नॉन रेसिडेंट के लिए एज का क्राइटेरिया नहीं है, एज कितना भी हो। तो 2.5 लाख से करो फिर। सो कैसे होगा? अप टू 2.5, कुछ टैक्स नहीं आएगा। 2.5 टू 5 लाख, ऑन डिफरेंस 5%, कितना आएगा? 12,500। एंड 5 लाख टू 635,440, ऑन डिफरेंस 20%, कितना आ रहा है? 27,088। बराबर है क्या? टोटल 39,588। ट्वेंटी %। तुमने कितना बताया? हाँ, अब इस पे 4% ऐड करो। सो 39,588 प्लस 4%, कितना आ रहा है? क्या मैं सॉल्व करूं? बोलो, आना चाहिए। करूं मैं सॉल्व? 39,588 41,171 आ रहा है क्या? हाँ, पीछे आंसर देखो क्या है। ये गलत हुआ है, पीछे ए बी सी क्या आंसर है? हाँ बी है ना, तो बी को चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। यहाँ पे लिख दो बी ऑप्शन में 41,171। ठीक है, तो आपके नोट्स में शायद अपडेटेड रहेगा, आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो ही कर लेना अपडेट। 41171, 41171। इज दिस क्लियर? चलो आगे। 85, इनकम ऑफ मिस्टर टोरो इज 54 लाख, कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ। याद है आपको, मैंने कहा था कि 52 लाख के ऊपर रिलीफ आता ही नहीं है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आंसर क्या होगा बताओ? हाँ, आपने पढ़ा था लिमिट, 52 के बाद रिलीफ नहीं आता है। सी आंसर है क्या? नहीं ले। अभी ऑब्जर्वेशन से मैंने आपको लिमिट बना के दिए, देखो चैप्टर के एंड में, कि 52 लाख के ऊपर है तो रिलीफ नहीं आएगा। एक टेबल अपने देखा था, ये 54 लाख है ना तो रिलीफ नहीं आएगा, टैक्स देना पड़ेगा बट उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। एंड आप फॉर्मूला ला के देख लो, रिलीफ का आंसर निगेटिव आएगा। एंड जब रिलीफ का आंसर निगेटिव आता है तो टैक्स रिलीफ नहीं मिलता है। तो आप चाहे तो ट्राई कर लेना, निगेटिव आएगा। 89, अच्छा मैंने स्किप, अरे मैं डायरेक्ट 88 पे गया क्या गलती से? 84 के बाद आई एम सॉरी, बीच में क्या रह गया ना? 85। हाँ, ये करते सॉल्व। बोलो आपका टोटल इनकम 7,90,000 है ए का। चलो टैक्स निकालो। अभी बिलो 60 मानेंगे और रेसेंट मानेंगे। बोलो 2.5 लाख तक 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500 आ गया। एंड ऊपर के 2,90,000 का करो 20%। सो करो 2,90,000 का 20%, 58,000 प्लस 12,500 प्लस 4%, तो बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर है? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। द इनकम टैक्स पेबल बाय XYZ INC फॉरेन कंपनी। याद करो, फॉरेन कंपनी के लिए फ्लैट 40% टैक्स है, तो ये इनकम दिया करो इसका 40% प्लस 4% आएगा।
फॉरेन कंपनी को सरचार्ज 1 करोड़ के ऊपर आता है तो ये 1 करोड़ के अंदर है, तो दिस इनकम टाइप करो कैलसियम सब लोग 1225,500 इंटू 40% प्लस 4%। सो बोलो 1225,500 का 40% प्लस 4%। पहले 40% कितना है बताओ, टैक्स एट 40%, हाँ 490,200 एड 4%। सो 490,200 का करो 4%। अच्छा टोटली बताया 5,10,000 हाँ 808 आ रहा है ना सर, ऊपर तो ऑप्शन नहीं दिया है, याद करो राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो बोलो 808 के लिए नियरेस्ट 10 कौन सा है 810, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेबल बाय XYZ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन टोटल इनकम ऑफ 50,000 विल बी। चलो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए क्या आप भी कहा था, बोलो पहले 10,000 पे 10%, मतलब आ गया 1,000, अगले 10,000 पे 20%, तो आ गया 2,000 है ना, एंड 20,000 से 50,000, 20 से 50 30,000 पे 30%, कितना आएगा 9,000। सो करो टोटल 9,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, सो टैक्स हो गया 13,000। बराबर है क्या, देखो जरा बराबर ना, कैसे करना है 10,000 पे 10%, 1,000 आ गया, अगले 10,000 पे 20%, कितना आ गया 2,000, सो ये 12,000 आ गया। सो 1,000 प्लस 2,000 3,000 हो गया, एंड अगले 30,000 पे 30%, तो 12,000 हो गया टैक्स प्लस 4%, 480। तो व्हाट इज द सही आंसर 12,480। आगे, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट टैक्स एट द रेट ऑफ 60%, बस टिक करके रखना, कुछ काम का नहीं हो। इज दिस क्लियर? सो दैट्स इट्स। सो चैप्टर 1 MCQs आर ओवर। सो दोस्तों MCQ आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने चैप्टर बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ा है, एंड नेक्स्ट टाइम सब लोग क्या करेंगे, पहले MCQ सॉल्व करेंगे, बाद में मेरा लेक्चर देखेंगे ताकि आपको कोई डाउट्स नहीं आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।